है समकालीन भारत और शिक्षा। इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसमें हम बात कर रहे हैं प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में भारतीय समाज एवं शिक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं। आज है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। विशेषता पर प्रकाश डालिए। यहाँ बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, कई तरह से क्वेश्चन पूछे गए, इस पर चर्चा करते हैं। सर जी जो पहले शिक्षा वो पढ़ा रहे थे पहले, वो हाँ, सेकेंड वो ईयर वाला का था पहले, सर। एक बार सुन लीजिए। जो हम पहले पढ़ा रहे थे वो आपका पेपर था सेकेंड ईयर वाला, दूसरी साल का पेपर था, यस असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब क्या है, जो आपका एग्जाम फॉर्म भरी गया है ना, और जी परीक्षा हो रही है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं का इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, इसलिए फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं उस सिलेबस को लगा दिया गया है। जी सर। जितने भी बीएड के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर वाले पेपर लगा दिए आपके लिए। सर कितने पेपर, 6 पेपर होते हैं कि 8? हाँ, 6 ये होंगे, 2 पेपर आपके ऑप्शन वाले हैं। यस। इसी में जो सेकंड टीचिंग वाला जो चैप्टर होता है सर ऑप्शन। जी सर इसका जो जो, 6 चल रहे हैं। हाँ पेपर सब चल रहे हैं, आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। ऐप पर सिलेबस पड़ा हुआ है, उस सिलेबस को देखिए बीएड का। जी ठीक है, कॉलेज वाला जो ऐप है, आप उसमें चैट पे जाइए, चैट पे आपको सिलेबस भी पड़ा है उस पे। मैं जो 2 पेपर करा रहा हूँ इस समय, समकालीन भारत और शिक्षा, ये वाला पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का। और दूसरा पेपर है जी पाठ है चर्या में भाषा में, दूसरा चैप्टर है इसमें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें। बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, इस पर बात करते हैं इसमें। देखिए शिक्षा का अर्थ बौद्ध काल में क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ क्या है। बौद्ध धर्म बौद्ध मठों में विकसित हुआ था। बौद्ध धर्म बौद्ध मठों में विकसित हुआ था। अतः ये बौद्ध मठ न केवल अतः ये बौद्ध मठ न केवल धर्म की अपितु बौद्ध शिक्षा
अपितु बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। इनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा इनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा ही सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सर इनमें जी, इनमें इनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा ही इनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा ही सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अतः इन मठों की पद्धति बौद्ध शिक्षा पद्धति थी। अतः इन मठों की पद्धति थी बौद्ध शिक्षा पद्धति थी। अतः इन मठों की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति थी। ये बौद्ध शिक्षा का अर्थ है। बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ क्या है कि बौद्ध धर्म बौद्ध मठों में विकसित हुआ था। अतः ये बौद्ध मठ न केवल धर्म के अपितु बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। इनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा ही सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इन मठों की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति थी। न किसी में है बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताओं में पहली विशेषता है इसकी उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा पद्धति का क्या उद्देश्य था? बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य वैदिक शिक्षा की भांति निर्वाण प्राप्त करना था। बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य वैदिक शिक्षा की भांति वैदिक शिक्षा की भांति निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना था। बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताओं में हम बात कर रहे हैं। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य वैदिक शिक्षा की भांति निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना था। शिक्षा का मूल प्रयोजन
शिक्षा का मूल प्रयोजन। सदाचारी होना था। सदाचारी होना था। नेक्स्ट दूसरी विशेषता है इसकी, शिक्षा संस्थाएं। बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा संस्थाएं होती थी वो क्या थी? शिक्षा संस्थाएं बहुत समयावधि में शिक्षा बौद्ध मठों में दी जाती थी। तथा स्कूल। शिक्षा बौद्ध मठों में दी जाती थी। इनके अलावा बौद्ध विहार, बौद्ध विहार, बौद्ध संग्रहालय, बौद्ध विहार, बौद्ध संग्रहालय शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट है छात्रों का चुनाव। अगली विशेषता है इसकी, छात्रों का चुनाव। निम्न छात्रों का चुनाव नहीं किया जाता। विद्या के लिए या शिक्षा के लिए निम्न छात्रों का चुनाव नहीं होता। तो लिख लीजिए निम्न छात्रों का छात्रों का चुनाव नहीं किया जाता था। अगला है, इन्होंने अपनी माता पिता की आज्ञा न ली हो। अपने माता पिता की आज्ञा न ली। जो राजा की नौकरी करते हो। आज्ञा न ली हो। आज्ञा न ली हो। नेक्स्ट, जो राजा की नौकरी करते हो।
नेक्स्ट है जो जेल जो डाकू रहे हों ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा नहीं थी। इनके लिए जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा न ली हो, जो राजा की नौकरी करते हों, जो डाकू रह चुके हों, साइकिल टाइम मत छुए, बता दे आगे पैसा अन्य नहीं दे कितना पैसा लगा? बस है। राज्य से किसी प्रकार जिनको राज्य से किसी प्रकार दंड मिल चुका हो। ऐसे विद्यार्थी सर जिनको जो डाकू रह चुके हों, जिनको राज्य से किसी प्रकार का दंड मिल चुका हो। नेक्स्ट अगला है इसका पॉइंट विशेषता में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु। विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु। विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु 8 वर्ष थी। विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु 8 वर्ष की थी। प्रवेश के बाद छात्र सामनेर कहलाता था। प्रवेश के बाद छात्र सामनेर कहलाता था। विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। 8 वर्ष का बालक होने पर बौद्ध मठ में शिक्षा के लिए जाता था और उस छात्र को फिर हम सामने कहते थे। नेक्स्ट अगली विशेषता है विद्यालय में दाखिला। सर सामनेर कहलाते हैं। सामनेर यस। सामनेर देख लीजिए एक बार, ये सामनेर हो गया सर। नेक्स्ट है विद्या अध्ययन प्रारंभ करने। नेक्स्ट है विशेषता अगली विद्यालय में दाखिला एवं अवज्ञा। विद्यालय में दाखिला
एवं पवज्जा संस्कार है। विद्यालय में दाखला एवं पवज्जा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक नंबर में आता है कि पवज्जा क्या है, और ये कहीं कहीं पर प्रवज्जा भी है, प्रवज्जा भी लिखा हुआ है और ये पवज्जा भी है। तो विद्यालय में दाखला एवं पवज्जा क्या है, इसको समझ लीजिए। पवज्या मीन्स क्या होता है सर? वही तो बता रहा हूँ मैं, उसी को बता रहा हूँ। पवज्जा का मतलब क्या होता है, एक संस्कार है। जैसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में एक संस्कार था उपनयन, ऐसे ही बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार है। विद्यालय में दाखला या प्रवेश लेने को पवज्जा बोला जाता है। बौद्ध मठ में जब बालक शिक्षा लेने के लिए जाता था या दाखला लेता था बौद्ध मठ में, तो उसको पवज्जा बोलते थे। लिख लीजिए, वैदिक उपनयन की भांति वैदिक उपनयन की भांति वैदिक उपनयन की भांति ही बौद्ध के अंतर्गत बौद्ध के अंतर्गत बौद्ध के अंतर्गत पवज्जा संस्कार का आयोजन किया जाता था। पवज्जा क्या एक संस्कार है। संस्कार का आयोजन किया जाता था। बौद्ध विद्यालय में दाखला प्रवेश लेने के लिए पवज्जा होना अनिवार्य था। बौद्ध विद्यालय में दाखला प्रवेश लेने के लिए दाखला प्रवेश दाखिला प्रवेश लेने के लिए पवज्जा होना अनिवार्य था। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इसका अर्थ है शिष्य अपने घर से बाहर जाकर संघ में प्रवेश करता था। तो पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बाहर जाना। जैसे मान लीजिए शिष्य है तो अपने घर से बाहर जाकर के वो बौद्ध मठ में या संघ में प्रवेश करता था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पवज्जा संस्कार। एक लाइन इसको लिख लीजिए, शिष्य अपने घर से बाहर
शिष्य अपने घर से बाहर बौद्ध मठ में प्रवेश करता था। बौद्ध मठ में प्रवेश करता था। नेक्स्ट अगला है अध्ययन अवधि। विद्यालय में अध्ययन की अवधि कितनी थी? अध्ययन अवधि 12 वर्ष तक तवज्जा में रहता था बालक। अध्ययन अवधि में क्या है? 12 वर्ष। तवज्जा 10 वर्ष उपसंपदा 10 वर्ष उपसंपदा 12 वर्ष तवज्जा संस्कार में रहता था और 10 वर्ष तक उपसंपदा। कुल मिलाकर 22 वर्ष अध्ययन काल होता था। कैसे लगा था? कुल मिलाकर 22 वर्ष अध्ययन होता था। तो अध्ययन की अवधि क्या थी? 12 वर्ष तक तवज्जा संस्कार, 10 वर्ष तक उपसंपदा, 22 वर्ष तक वो अध्ययन करता था। नेक्स्ट अगला है इसी में विशेषता अगली, छात्र के दैनिक कार्य। छात्र के छात्र के दैनिक कार्य। दैनिक कार्यों में क्या था? वे अपने गुरु के आदेशों का पालन विधिवत करते थे। वे अपने गुरु दैनिक कार्यों में सोच आदि से निवृत्त होकर सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना, स्नान करना, उसके बाद विद्याध्ययन, उसके बाद विद्याध्ययन, गुरु के आदेशों का पालन,
भिक्षाटन करके भोजन की व्यवस्था करना। भिक्षाटन करके भोजन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट अगला पाठ्यक्रम क्या था इनका? पाठ्यक्रम में जो मुख्य उद्देश्य था वो था निर्माण प्राप्त करना, निर्माण की प्राप्ति। विषय के रूप में शिल्प, चिकित्सा, आध्यात्मिक विद्या, शिल्प, चिकित्सा, आध्यात्मिक विद्या, संस्कृत, तर्कशास्त्र, संस्कृत, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान, पानी, दर्शन शास्त्र, ये विषय थे। पाठ्यक्रम के रूप में क्या था? मुख्य उद्देश्य तो निर्माण की प्राप्ति करना था, लेकिन विषय के रूप में शिल्प है, चिकित्सा है, अध्यात्म विद्या है, संस्कृत, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र आदि विषय थे। नेक्स्ट अगला है